गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू पोल पाथ एंड दिस इज पद्मा सिंह। इस सेशन में हम जो है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसमें जो है कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आजकल क्या है कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ होगी तो आप वहां पर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आ जाना, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाना, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसी तरह आ जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट में पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ, उसको लिख रही हूँ या ओरली बोल रही हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर फोकस होकर सुनेंगे तो इस लास्ट टाइम में आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में दिमाग जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है, यानी कि एक एफिशिएंटली काम करता है। माइंड आपका सब कुछ वो जो है पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप अगर थोड़ा सा फोकस होकर सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। साथ में उसके कीवर्ड यानी शॉर्ट नोट जो है लिखते जाइए, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो आप निश्चित ही इन क्लासेस से आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा मिलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो आपको जो दिख रहे हैं वो दिख ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो करें। साथ में एक प्लेलिस्ट है मैराथन के नाम से, महामैराथन के नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप फॉलो करें, इसमें आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पकड़ बनेगी। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे, क्योंकि हर कुछ घंटों में हम जो है वीडियोस अपलोड कर देते हैं। तो आपको एक भी वीडियो इस समय मिस नहीं करना है, सारी वीडियोस को देखना है और कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट में यदि आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन की जरूरत है, और कम पढ़ा है तो यहाँ से थोड़ा सा फोकस होकर सुनेंगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनाने के लिए सारी वीडियोस देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है पूरी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर लें, तो आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इस समय सब बिहार की जो प्रैक्टिस है, मैराथन है, यही निकल रहे हैं। तो आपको सभी वीडियोस को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए देखेंगे आज का हम पहला क्वेश्चन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आपका टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सूचनाएं होती हैं जो देनी पड़ती हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉल्स की न्याय की धारणा क्या है? समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी है या उदारवादी है? तो देखो, रॉल्स की न्याय की अवधारणा कैसी है? उदारवादी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उदारवाद में समानता और नैतिक आयाम को जोड़ करके एक नई न्याय की जो धारणा है उसको प्रतिपादित किया था। एक नई न्याय की परिकल्पना को इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इनकी जो ये न्याय की सिद्धांत है, जो न्याय की जो इनकी नई परिकल्पना है, तो उसको उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है। तो इसलिए ये उदारवादी हो जाएगा, ठीक है। क्या है? उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तक, रॉल्स की अगर पुस्तक की बात करें तो ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है, और इनके बारे में हमने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहले की हमने सेशन दिए हैं उसमें कर लिए हैं, यानी कि जो भी अभी 2-4 दिनों से मैं ये रॉल्स और न्याय सिद्धांत अधिकार इस पे दे रही हूँ। तो इसमें मैंने इनको रॉल्स को जो है एक्सप्लेन कर दिया है। बार बार एक्सप्लेन करने से टाइम वेस्ट होगा, आपका भी और हमारा भी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आपको क्लासेस लेनी है और मुझे क्लासेस देनी है, ठीक है। तो उदार समतावादी परिकल्पना, ये इनके जो है न्याय की परिकल्पना को यही नाम दिया गया है, ठीक है। और ये इनका न्याय कैसा है? इनका न्याय सामाजिक है, तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। न्याय सामाजिक है, बट अवधारणा यानी कि विचारधारा से अगर बात की जाए, क्योंकि ये उदारवादी क्या विचारधारा, उपयोगितावादी क्या है विचारधारा है, समाजवादी समुदायवादी सब क्या विचारधारा है। तो अगर विचारधारा की बात आती है तो कैसी हो जाएगी? उदारवादी हो जाएगी। तो दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। इसलिए मैं डिफरेंस भी बताती चलती हूँ, दोनों को मिक्स मत करना। न्याय सामाजिक है, बट
किस विचारधारा से संबंधित है, तो उदारवादी से संबंधित है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को जो है सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे और कमेंट पक्का चाहिए हमें, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें, क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक में आपकी पकड़ कम है, मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है। जब भी मैं फ्री होती हूँ आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे का जो है प्रोसेस होता है। तो कमेंट मुझे पक्का चाहिए, जितने भी लोग देखते हैं कमेंट पक्का देके जाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग बस आते हैं, चैनल पे विजिट करते हैं और वीडियोस देखते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए देखेंगे अपना क्वेश्चन हम। दूसरा क्या कह रहा है कि किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। सामाजिक समानता है ये, नागरिक समानता है, प्राकृतिक समानता है और राजनीतिक समानता है। तो प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, ये प्राकृतिक समानता है, ठीक है। प्राकृतिक समानता का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि जो मनुष्य, प्राकृतिक समानता के अंतर्गत क्या कहता है कि मनुष्य जन्म से समान पैदा हुआ है और जो असमानता है ये कृत्रिम है, यानी कि समाज की देन है, प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, समान अधिकार दिए हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है, राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में या अभिजात तंत्र में। तो जो संप्रभुता जनता में जो निहित होती है तो ये जनतंत्र कहलाएगा, ठीक है। और इसी शक्ति का, ठीक है, जो जनता में निहित संप्रभुता होती, इसी शक्ति का जनता जो प्रयोग करके सर्वसामान्य होता है, उसे इसी शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं यानी कि नेतागण होते हैं उनको सरकार में लाती है और हटाती है, ठीक है, उन पर नियंत्रण बना करके रखती है। और आजकल के टाइम में यही जन प्रणाली यानी कि जनतंत्र, ये लोकतंत्र यही चल रहा है, ठीक है, प्रचलित यही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। तो कौन है, ऑप्शन में है माइकल वर्जर है, जॉन रॉल्स है, रोनाल्ड डार्किन है, अमर्त्य सेन है। तो जो सामर्थ्य की समानता अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी, ठीक है। सामर्थ्य की समानता ये इनकी अवधारणा है, देख लेते हैं। सामर्थ्य की समानता, ठीक है, ये 1990 में दी गई अमर्त्य सेन के द्वारा। और इनकी पुस्तक, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और क्या है 1909 में इनकी एक फेमस पुस्तक आती है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये इनकी फेमस पुस्तक है, ठीक है। और उनका जो सामर्थ्य की समानता अवधारणा है ये किससे, लोगों के कल्याण से संबंधित है, यानी कि कुशल क्षेम से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीजें आप जो है दिमाग में बैठाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, बेंथम ने कहा, लॉक ने कहा, कांट ने कहा या फिर सीले ने कहा। किसने कहा है, तो ये ऐसा कहने वाले सीले महोदय हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो सीले की जो है दो फेमस क्या है, इनकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो ये हो गई स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता के मायने में बता रहे हैं। और दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। तो जो स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम या विरोधी या फिर विपर्याय, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विरोधी है। तो ये दोनों परिभाषाएं, एक तो ये और दूसरी ये दोनों परिभाषाएं सीले से हैं। लॉक, अगर हम लॉक की बात करें तो लॉक क्या कहते हैं, लॉक का मानना है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता है, ठीक है। और अगर हम लास्की की बात करें तो लास्की क्या कहते हैं, लास्की कहते हैं कि ऐसा वातावरण जिसमें जो है उस वातावरण को बनाए रखना जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। तो ये किसके द्वारा, ये लास्की के द्वारा कहा गया है, ठीक है। जेएस मिल को स्वतंत्रता का देवदूत कहा गया है, क्योंकि ये पागल और सनकी को भी बोलने की आजादी देते हैं। तो ये सारी चीजें स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप सभी को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ये कथन किसका है? जेम्स मिल का है, जेरेमी बेंथम का है, लेनिन का है, लॉर्ड एक्टन का है। तो देखो ये जो है लॉर्ड एक्टन का कथन है और बहुत ही फेमस है। ये कहते हैं कि समानता के प्रति आग्रह, या दूसरा ऐसा आ जाएगा समानता की तीव्र इच्छा ने क्या कर दिया है? स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया है। तो ये लॉर्ड एक्टन से जहां भी आएगा ये लॉर्ड एक्टन से संबंधित है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? प्राकृतिक अधिकार, वैदिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या फिर बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। जो फ्रांसीसी और अमेरिकी जो क्रांतियां हुई थी, इन्होंने किस अवधारणा को समर्थन किया है? तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को ही इनका जो है इसका समर्थन किया है। और जो प्राकृतिक अधिकार में प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत जो भी अधिकार आते हैं उन सबका संरक्षण मांगा है। ये जो दोनों देश थे, ये जो क्रांतियां थी ये लॉक से प्रभावित थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी अमेरिकी जो क्रांतियां थी ये किसकी विचारधारा से प्रभावित थी? तो ये लॉक से प्रभावित थी। ठीक है, और ये दोनों क्रांतियां प्राकृतिक कह लीजिए या फिर नैसर्गिक कह लीजिए, इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, और दोनों देशों में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इस तरह के जो है प्राकृतिक अधिकारों के लिए क्रांतियां हुई थी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान करके सुनेंगे तो सब कुछ आपको दिमाग में फिट हो जाने वाला है और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। किसने कहा है ऐसा? लॉक का कथन है, या रूसो का, पोलार्ड का, या फिर ग्रीन का? तो देखिए पोलार्ड का जो है बहुत ही फेमस कथन है, और कि जो है स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र है वो समानता में निहित है। और आरिस्टानी स्वतंत्रता एवं समानता को विरोधी न मानकर एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है, इसी प्रकार पोलार्ड ने भी क्या किया है कि स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानकर ये जो है अपनी क्या किया है कि ये कथन कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में निहित है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक मानने वाले विचारकों में कौन कौन है? लास्की, ग्रीन, रूसो, ये सब आ जाते हैं। और ग्रीन ने मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तत्व माना है। ठीक है, ये सारी चीजें स्वतंत्रता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन सभी को जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोलार्ड, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का, या सामाजिक वर्गों का? ठीक है, तो समाज में समानता के निहितार्थ किसका अभाव होना चाहिए? तो विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो समानता का अर्थ है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि व्यक्ति अपने क्या है व्यक्तित्व का विकास कर सके, संपूर्ण विकास कर सके। ठीक है, और समानता का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जो है विशेषाधिकारों का अभाव। लास्की के अनुसार अगर बात की जाए समानता क्या है, तो दो कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने। ठीक है, दो मुख्य बातें बताई हैं, एक तो विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरा अवसर की समानता। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही गूढ़ हैं और इनको थोड़ा सा दिमाग में लेते रहिए। जो चीज मैं बता रही हूँ नहीं है आपके लिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही उसको ले पा रहे हैं, दिमाग में रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर समानता का सकारात्मक मतलब लेंगे तो यही है कि समानता का अर्थ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर प्रदान हो, मतलब समान अवसर प्रदान किया जाए। ये है समानता का सही मतलब। और लास्की का यही मतलब है कि अवसर की समानता हो, विशेषाधिकारों का अभाव हो। यानी कि जो एक किसी वर्ग को कुछ ज्यादा ही सुविधाएं, स्वतंत्रता ये सब दी जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए। वो जो है विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलने चाहिए और सभी को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। यानी कि अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, स्वतंत्रता और समानता पूरक है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। तो स्वतंत्रता और समानता पूरक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी स्वतंत्रता और समानता को स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि यानी सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, तभी आप जो है उस स्पेसिफिक वे में जाकर के आंसर करेंगे। यदि सिर्फ स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो वहां पर आप जो है पॉजिटिव स्वतंत्रता का अगर पॉजिटिव मतलब देखा जाए, एक सकारात्मक मतलब देखा जाए, एक सर्वमान्य मतलब देखा जाए, तो ये यही है कि स्वतंत्रता क्या है? अनुचित प्रतिबंध हटे, यानी कि उचित प्रतिबंध लगे, जो लगने चाहिए, जो करने योग्य कार्य हैं उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और समानता क्या है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब ये नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, नहीं, सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता है, जो एक जैसों के साथ, लेकिन इसका क्या मतलब, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि शिक्षक वर्ग है तो उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, शिक्षक वर्ग जैसा, शिक्षक वर्ग में जितने लोग आते हैं उनके सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो आईएएस हैं जितने लोग उस वर्ग में, यानी कि उस समूह में, उन सभी आईएएस के साथ जितने भी होंगे उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब कह दीजिए कि जो आईएएस है उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जैसा उसको मतलब जो भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो शिक्षक को मिल जाए, तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि उनका स्तर अलग है, ठीक है, उनके कार्य अलग हैं, उनका क्षेत्र अलग है। तो वो सारी चीजें, समान के साथ समानता, समान व्यवहार, तो व्यवहार की समानता कभी क्वेश्चन में आए तो टिक नहीं करना है। व्यवहार की समानता समानता नहीं है, अवसर की समानता है। सबको समान अवसर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग सब अपना जो है विकास करें। और यदि स्वतंत्रता और समानता का आता है तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी इसमें विचारक का नाम नहीं जोड़ा जाता है तो विचारक का नाम जोड़ दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। लेकिन एक कॉमन अगर जो है आपका अंडरस्टैंडिंग पूछे तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यहाँ पर कोई विचारक नहीं है, किसी को मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्टन आ जाएंगे तो विरोधी हो जाएगा, लास्की वगैरह मैकाइवर आ जाएंगे तो ये पूरक हो जाएंगे, आर एस टानी यहाँ पर आ जाएंगे तो ये इनसे संबंधित हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया, तब भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है? टी.एच. ग्रीन ने दिया है, बोशांके ने दिया है, एच.जे. लास्की ने ऐसा कहा है, या फिर जो है लॉक ने कहा है। तो ये कथन किसका है? ये ऑप्शन बी बोसांके का ये कथन है। और बोसांके एक प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं। ये भी पूछता है कभी कभी, ये विचारक कैसे हैं, आदर्शवादी, उदारवादी, तो बोसांके आदर्शवादी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रीन भी आदर्शवादी हैं, ठीक है, लॉक उदारवादी हैं, लास्की बहुलवादी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ये बहुलवादी हैं, ये आदर्शवादी हैं, ठीक है, ये उदारवादी हैं। उदारवाद की बल्कि लॉक को जनक ही कहा जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबल से, लिंगुआ से, लिबर से या लिब्रा से। ठीक है, तो लिबर्टी शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय क्या है? लिबर्टी है, ठीक है। और ये जो है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? मुक्तता यानी कि स्वच्छंदता, ठीक है, या स्वतंत्रता की दिशा की ओर संकेत करता है। तो इसका जो है मुक्तता, स्वच्छंदता, ये सारी बातें हो जाएंगी। लिबर्टी, लिबर्टी का मीन्स यहाँ की जो ये है प्रतिबंधों का अभाव, मुक्तता, बिल्कुल उन्मुक्त वातावरण हो जिसमें कोई रोक टोक ना हो, ऐसा मतलब यहाँ पर निकलेगा। लिबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानून की है, नैतिकता की शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति है, या फिर नीति शास्त्र की शक्ति है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कानून शक्ति है, ठीक है, कानून की शक्ति है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? कानून की शक्ति होती है। रीति रिवाज और परंपराएं अधिकार का स्थान नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। लेकिन
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रीति रिवाज और परंपरा की वैधानिक अधिकार बन सकते हैं। कैसे? जब उन्हें विधि द्वारा मान्यता मिल जाए, जब रीति रिवाज परंपरा इतने मूल्यवान हो जाए कि लोग उसको दैनिक जीवन में फॉलो करने लग जाए, यानी कि उनका कुछ मूल्य हो, यानी कि उनका कुछ एक प्रासंगिकता हो, तब फिर क्या होते हैं, समाज उनको जो है स्वीकृति प्रदान कर देता है और फिर धीरे धीरे वो अधिकार के रूप में आ जाते हैं, कानून उनको संरक्षण दे देता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है कि क्वेश्चन 15 कह रहा है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है, किसका भाग है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का है, शक्ति सिद्धांत का है, या फिर सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। ठीक है, क्योंकि इसी में जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात की जाती है। और इसमें क्या है, ये जो हॉब्स महोदय हैं ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य जो है कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो सकती है मनुष्य को। और लॉक भी इसी तरह कहते हैं कि स्वतंत्रता, संपत्ति और प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्या है, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार का दर्जा दिया है। तो ये प्राकृतिक अधिकार जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। और ये हॉब्स लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात की है अपने सामाजिक समझौते में। ठीक है, तो ये सामाजिक समझौते से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्री विचार पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, समाजवादी या फिर समष्टिवादी विचार पद्धति? तो जो शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति है, या इसको जो है नकारात्मक उदारवाद भी आप कह सकते हैं, ये विचारधारा क्या करती है, कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझती है। इसी प्रकार लॉक का स्टेटमेंट अभी हमने बताया था कि जहां कानून नहीं है वहीं स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सब चीजें रिलेट करते हुए चलिए, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले जितने लोग नए आकर के जुड़े हैं वो क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, लाइक कर दें सेशन को और शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक पहचान, पंथ निरपेक्षता, व्यक्तिवाद। तो जो मानव अधिकार की धारणा है, तो किस परिप्रेक्ष्य यानी किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी आलोचना की गई है? तो सार्वभौमवाद, यूनिवर्सलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो है आलोचना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो, प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की अनुमति या विधि की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ग्रीन के अकॉर्डिंग ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो, या ऐसे जो है सर्विस को उपभोग या करने की जो है आज्ञा देते हैं ग्रीन, या सजेस्ट करते हैं जो करने योग्य हो। तो ऐसे कार्य करने की क्षमता जो करने योग्य हो, इसी को जो है इन्होंने स्वतंत्रता का नाम दिया है। ग्रीन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के ये पक्षधर हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है जर्मन आदर्शवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश आदर्शवाद की जो है ब्रिटिश आदर्शवाद का अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ये एक पॉइंट रखेंगे ध्यान में। दूसरा है कि ऑक्सफोर्ड दर्शन किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन से ही संबंधित है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड दर्शन किससे संबंधित है? ये ग्रीन से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश आदर्शवाद इससे संबंधित है। ये ब्रिटिश आदर्शवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये लेकर के आए थे? तो जर्मन हेगल का जो जर्मन आदर्शवाद था, उससे जो है जो इंग्लैंड को उसके प्रभाव से बचाने के लिए ये ब्रिटिश आदर्शवाद लेकर के आए थे। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ग्रीन ने क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? तो ग्रीन ने की है। ठीक है, ग्रीन ने की है स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना। किसने की है? ग्रीन ने की है। तो ये सब सकारात्मक से जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश आदर्शवाद से जुड़े हैं, ऑक्सफोर्ड दर्शन से जुड़े हैं। ये सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे ग्रीन के बारे में।
देखेंगे आगे, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है। अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? लास्की का है, हॉब्स का है, ग्रीन का है या फिर हीगल का है? तो ये किसका है? ग्रीन का है। और ग्रीन की इसी परिभाषा को बार्कर ने और सुंदर शब्दों में पिरोया है। तो अगर आता है कि ये सेंटेंस किसका है, ये बार्कर का दिया हुआ है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बार्कर के ये शब्द हैं, लेकिन ये परिभाषा किसकी? ग्रीन की है। जो ग्रीन की मेन परिभाषा थी वो इस तरह से थी, मानवीय चेतना स्वतंत्रता को सारे चिंतन का आधार मानती है। स्वतंत्रता के साथ अधिकार जुड़े होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। कुछ इस प्रकार जो है इन्होंने मतलब एक थोड़ी सी बड़ी परिभाषा दी थी, तो उसको इन्होंने बार्कर ने क्या कर दिया? टू द पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ग्रीन की परिभाषा को किसने जो है और सुंदरता से डिफाइन किया और सुंदरता से कहा है? तो बार्कर ने कहा है। ठीक है, ग्रीन की परिभाषा को अच्छा और सुंदरता से कहने वाले कौन है? तो बार्कर महोदय हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये परिभाषा किसकी है? ग्रीन की है। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का या भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकारों से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का। तो जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये किसका है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से संबंधित है। ठीक है, कब होती है ये? सॉरी 19 नहीं होगा, 17 होगा। यहाँ पर कब होता है ये? जो 1776 में ये घोषणा होती है। और इसमें कहते हैं सब मनुष्य जन्म से समान है, उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हें कुछ जो है अधिकार प्रदान किए हैं। इनमें जीवन स्वतंत्रता और सुख की साधना भी आ सकता है या सुखानुसरण भी आ सकता है। ये जो है ये अधिकार सम्मिलित हैं। तो ये घोषणा अमेरिकी घोषणा पत्र से संबंधित है। और अमेरिकी घोषणा पत्र किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो जेफरसन के द्वारा लिखा गया था। कल इसके बारे में भी हमने सारी चर्चा की थी। तो आप जो है सारे वीडियोस को देखें और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप स्पीड में डाल सकते हैं लेकिन स्किप नहीं कर सकते। स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही है। मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लिखा गया है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में, फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र में, यूएन सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र या भारतीय संविधान? तो देखो, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है। अधिकारों के संदर्भ में ये आ गया ना, अधिकारों के संदर्भ में और स्वतंत्र रहेगा। तो ये किसके? फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा, जो फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र था उससे संबंधित है। और जो ये फ्रांसीसी जो है मानवाधिकार है ये दिया किसने था? घोषणा पत्र फ्रांसीसी का। तो ये 1789 में जो इमैनुअल जोसेफ सेमेस ने दिया था। किसने दिया था? ये भी आप देख लीजिए, इमैनुअल जोसेफ सेमेस ने ये दिया था। ठीक है, और ये जो है थॉमस जेफरसन जो थे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र लिखा था, उनकी सलाह से तैयार किया था। तो किसकी सलाह ली थी? सलाह थी जेफरसन की सलाह से इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और अगर हम देखें कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? ठीक है, तो क्या है इनकी फ्रांसीसी क्रांति का? स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। इनका नारा है स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। समानता और विश्व बंधुत्व। ठीक है, ये इनका जो है नारा भी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र से संबंधित है ये। क्वेश्चन 22 देखेंगे। एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक का था, ऐतिहासिक का था, कानूनी का था या फिर नैतिक का था? एडमंड बर्ग की बात हो रही है। एडमंड बर्ग जो है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन बी पहले यहाँ पर आप राइट कर लीजिए। ये ऐतिहासिक अधिकारों का जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत, इसके ये समर्थक हैं। ठीक है, ये समर्थक हैं। और जो ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है इसका ये मानना है कि अधिकार किसी व्यक्ति,
संस्था या राज्य की देन नहीं है, बल्कि जब कोई प्रथा, परंपरा, परिपाटी अपनी उपयोगिता के कारण क्या हो जाता है कि समाज में काफी समय से विद्यमान रहती है और लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है, ठीक है, तो समाज क्या करता है, उसे स्वीकार कर लेता है और राज्य उसे कानूनी संरक्षण प्रदान कर देता है, फिर वो अधिकार बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, यही जो है अधिकार का रूप प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। ये हो गया एडमंड बर्ग से संबंधित ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो एक बार सब जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को सबसे पहले लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर भी कर देंगे, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन को ऐसे ही अटेंड करके आप जा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन हाई हो जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड देखते हैं क्वेश्चन हम अगला। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं। कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये क्या है? बेंथम का है, डाइसी का है, लास्की का है, ऑस्टिन का है। किसका जो है ये कहना है? तो ये जो कहने वाले हैं बेंथम महोदय हैं, ठीक है, कि बिना कानून का कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, कानून से पहले कोई अधिकार नहीं, ये बेंथम महोदय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। बेंथम वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक जो है समर्थक हैं ये। तो कैसे हैं? वैधानिक या कानूनी, वैधानिक अधिकार के समर्थक हैं। जो वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत है उसी के ये समर्थक हैं। कौन? बेंथम महोदय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है इसी बात पर ये कहते हैं कि कानून से पहले कुछ नहीं, कानून के जो है बिना कुछ नहीं, इस परिभाषा तभी ये देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखो डाइसी भी विधि के शासन से संबंधित है, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है। और ऑस्टिन जो है एकलवादी संप्रभुता के, एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये जनक कहे जाते हैं, ठीक है, एकलवादी सिद्धांत के जो ये प्रतिपादक हैं, किसके? संप्रभुता, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के बात कर प्रतिपादक हैं। लास्की क्या है? बहुलवादी हैं, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, क्योंकि ऑस्टिन क्या कहते हैं, किसी एक में ही, एक को ही संप्रभु मानते हैं, किसी एक जो है समूह या फिर एक व्यक्ति में पूरी सत्ता का निवास करवाते हैं ये। जबकि लास्की कहते हैं कि नहीं, ये जो संप्रभुता है ये सिर्फ राज्य में ना होकर के जितने भी समाज के और संगठन है उनमें भी होनी चाहिए। तो लास्की क्या है? संप्रभुता के बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके समर्थक माने जाते हैं लास्की, तो इनको बहुलवादी भी कहा जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट जो है बहुलवादी भी कहा जाता है, संप्रभुता के बहुलवादी पक्ष के समर्थक हैं, ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो और ये है उपयोगितावादी। बेंथम कैसे हैं? उपयोगितावादी हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। किसने? बेंथम ने, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक ने किया है, बर्क ने किया है, मिल ने किया है, या स्पेंसर ने किया है? तो ये बात जो है अधिकारों को दो भागों में विभाजित करने वाले स्पेंसर महोदय हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से अधिकार है? एक निजी है अधिकार, एक जो है कैसा है? निजी अधिकार है पहला, ठीक है, निजी अधिकार, और दूसरा है सार्वजनिक। दूसरा कैसा है? ये सार्वजनिक हो जाएगा, सार्वजनिक अधिकार हो जाएगा। निजी अधिकार में क्या आएगा? कुटुंब यानी कि परिवार आ जाएगा, संपत्ति यानी कि जो धन संपत्ति, ये सब चीजें आ जाएंगी। और अगर हम सार्वजनिक की बात करें तो इसमें क्या आएगा कि इसमें आ जाएगा व्यक्ति का राज्य से कैसा संबंध है, क्या संबंध है, ये उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो स्पेंसर ने दो भागों में डिवाइड किया अधिकारों को, निजी, निजी में परिवार आ जाएगा और संपत्ति आ जाएगी। सार्वजनिक, सार्वजनिक में आएगा व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का जो है राज्य के साथ कैसे संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है, जॉन रॉल्स ने कहा है,
या फिर बार्कर ने कहा या फिर डायसी के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने क्या किया, सामाजिक जो न्याय का सिद्धांत था, तो न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने संविदा सिद्धांत का सहारा लिया था। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे भी आ जाता है कि सामाजिक समझौते के न्याय के क्षेत्र में किसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो भी आप रॉल्स को ही टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये जो है रॉल्स के द्वारा कहा गया है। और अगर अरस्तु की बात करें तो ये राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को समुदायों में सर्वोच्च समुदाय मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य सिर्फ समुदाय नहीं है वरन सर्वोच्च समुदाय भी है। ठीक है, तो ये किसका मानना है, ये अरस्तु महोदय का मानना है। और ये कहते हैं कि क्या है, राज्य व्यक्ति के पूर्व है। बस पूर्व, इतना कीवर्ड आप ध्यान रखिए। अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति के पूर्व है। प्लेटो कहते हैं कि क्या, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये वृहद की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कीवर्ड है, इनको ध्यान रखेंगे। डायसी विधि का शासन के से संबंधित है और लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे देंगे तो आपका सारा जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और क्वेश्चन आप अपने आप जो है ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। यदि किसी कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो भी समझ में आ जाए। इसलिए मैं क्वेश्चन तो आप एक किनारे कर दीजिए। ऐसी सेम क्वेश्चन आपको जो है परिभाषाओं के अतिरिक्त या कोई फैक्चुअल होगा उसके अतिरिक्त सेम क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, एक एक बात को अच्छे से सुनिए, समझिए। और जब एग्जाम देने जाइएगा तो एक मतलब आपका माइंड जो है बहुत शांत होना चाहिए। आपका माइंड शांत रहेगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम 1 महीने 2 महीने में पढ़ करके सारी चीजों को जो है रिसेंट का पढ़ा हुआ तो काम आता ही आता है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है वो बहुत ज्यादा काम आता है। ये चीज तो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है। कई एग्जाम मैंने ऐसे क्रैक किए हैं कि हमको पढ़ना चाहिए था 6 महीने साल भर, और हमने जो है सिर्फ 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई में ही हमने उसको बढ़िया सिलेक्शन उसमें लिया। तो क्यों लिया? क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है, जिंदगी में पढ़ाई तो की है, मैंने बहुत पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। और एग्जाम में बिल्कुल शांत मन से बैठती थी और आराम से पेपर देती थी, कोई हड़बड़ी नहीं होती थी। हड़बड़ी करने से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 100% कोई सही करके नहीं आता है। आपके अगर कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां पर आधे क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत करके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता है कि जो हड़बड़ी में गलत टिक करके आते हैं। आप शांत मन से स्थिर होकर के अपने ऊपर विश्वास रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 100% आपके सही जाएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन गलत जाने ही वाले नहीं है। तो 2-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये देखिए कि आप जो है शांत मन से जब करेंगे स्थिर होकर के तो क्वेश्चन आप जल्दी समझेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्वेश्चन को जल्दी पकड़ेंगे और सही करेंगे। और यही कुंजी है सफलता की, यही कुंजी है आपकी सिलेक्शन की। तो इसको पक्का ध्यान रखिएगा कि अपने मन को बहुत शांत रखना है, स्थिर रखना है, और क्या करना है, पूरा फोकस होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वहां पर समझ में आएंगे, क्लिक करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर जो है वाइंड अप करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर कुछ घंटों में अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पे जो है क्लिक कर ले, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके नोटिफिकेशन के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा काम करिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।